2023-24 का सैंपल पेपर है, उसका क्वेश्चन दे रखा है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। फॉर अ क्लोज्ड इकोनॉमी, पहले तो ध्यान रखना क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें कोई भी फॉरेन ट्रेड नहीं होता है। दो तरह की इकोनॉमी होती है, क्लोज्ड और एक ओपन। यहाँ देख लो, क्लोज्ड इकोनॉमी में कोई भी फॉरेन ट्रेड नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक ट्रेड होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्लोज्ड इकोनॉमी में हमारा कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? अब देखो, फॉरेन ट्रेड नहीं हो रहा मतलब एक्सपोर्ट नहीं हो रहा और इंपोर्ट नहीं हो रहा, मतलब जितना जीडीपी है उतना ही जीएनपी होगा। जितना ग्रॉस डोमेस्टिक वाला प्रोडक्ट है इंडिया का, उतना ही ग्रॉस क्या होगा, नेशनल प्रोडक्ट होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, जीडीपी इज इक्वल टू जीएन। तो ध्यान रखना ये वाला पॉइंट। द वैल्यू ऑफ डैश कैन बी ग्रेटर देन 1। ये एमपीसी एपीसी चैप्टर का क्वेश्चन है। किसकी वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 हो सकती है? पहला ऑप्शन हमें क्या दे रखा है, एमपीसी। थर्ड ऑप्शन है एमपीएस। बी ऑप्शन है एपीसी। और डी ऑप्शन है एपीएस। मैंने बताया था एमपीसी प्लस एमपीएस मिला के कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो क्या इनकी एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है? नहीं हो सकती है। करा था ना ये चैप्टर। लेकिन ध्यान रखना, एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसकी वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 हो सकती है। तो रजिस्टर में लिखो, द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1। ये क्वेश्चन नंबर 12 है सैंपल पेपर का। हमें वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम निकालनी है। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? एनडीबी एट एफसी। सबसे पहले हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, ध्यान रखना। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। ग्रॉस के आगे क्या लिखा है? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर फिक्स्ड वर्ड होता है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं चेंज इन स्टॉक। ये दे रखा है चेंज इन स्टॉक, नीचे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट दे रखा है। एनएफआई ये दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रिसिएशन दे रखा है। तो देख के पता चल रहा है एक्सपेंडिचर मेथड से आंसर निकलेगा। करो एक बार। एक्सपेंडिचर मेथड से सबसे पहले क्या निकल के आता है? बिल्कुल ठीक, जीडीपी एट एमपी। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस 200 प्लस 40 प्लस नेट एक्सपोर्ट माइनस में माइनस 40। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है 600, तो ये कितना आ रहा है, 1000। निकालना क्या था, एनडीपी एट एफ सी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी से निकलेगा। अब ग्रॉस से नेट में जाना है, तो माइनस कर देंगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक में कुछ नहीं होगा, लेकिन एमपी से एफसी पे जाने के लिए क्या होगा, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये था 1000 माइनस डेप्रिसिएशन कितना था, 40, और एनआईटी 120। तो ये कितना आ रहा है, 840 आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड व्हाइल एस्टिमेटिंग डोमेस्टिक इनकम। मतलब एनडीपी एट एफसी निकालते टाइम हम कैसे ट्रीट करेंगे इन चीजों को। पेमेंट मेड बाय अमेरिकन टूरिस्ट फॉर गुड्स परचेज इन इंडिया। अमेरिकन टूरिस्ट ने पेमेंट करी है, मतलब बाहर के पर्सन ने पेमेंट करी है, लेकिन गुड्स कहाँ के खरीदे हैं, इंडिया के खरीदे हैं। तो एक्सपेंडिचर इंडिया में किए। जब भी एक्सपेंडिचर इंडिया में हो तो वो डोमेस्टिक इनकम में क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो लिखो रजिस्टर में, पॉइंट लिखो, पेमेंट मेड बाय अमेरिकन टूरिस्ट फॉर गुड्स परचेज्ड इन इंडिया will be included in domestic income, will be included in domestic income as expenditure is made in India। तो चाहे फॉरेन का पर्सन इंडिया में खर्चा कर रहा है,
जब भी इंडिया में एक्सपेंडिचर करेगा हमेशा याद रखना डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा। टोमेटोज ग्रोन बाय मिस पूजा इन हर किचन गार्डन। अपने किचन के पास गार्डन बनाया हुआ है और घर में टोमेटो उसने क्या किया, मिस पूजा ने ग्रो करे। एक ट्रांसफर इनकम होती है, एक फैक्टर इनकम होती है। कुछ काम करने के बदले फैक्टर इनकम मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है ट्रांसफर इनकम। तो ये हमारी ट्रांसफर इनकम है, या इसे हम क्या कहेंगे, एक तरह से हम कह सकते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? अपने घर के लिए तो यूज कर रही होगी, बेच थोड़ी रही होगी जो टोमेटोज है। तो क्या ये डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा? नहीं, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू डिटरमिन नहीं कर सकते। तो लिखो इसको, टोमेटोज ग्रोन इन किचन गार्डन आर नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम बिकॉज it is difficult because it is difficult to calculate its market value. It is difficult to calculate market value, and also it is a non-economic activity. And also it is a non-economic activity. क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी। करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द गोल्स ऑफ इंडियन 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान के 4 गोल्स थे ना, तो आंसर क्या होगा? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। यही था, तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका डी हो जाएगा। आंसर विल बी डी फॉर। क्वेश्चन दे रखा था, शैकल्स ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। ब्रिटिशर रूल के टाइम पे जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टेग्नेशन था was permanently broken by green revolution that resulted from the application of। क्या आंसर होगा इसका? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी किया था, केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड थोड़ी यूज करे थे, बल्कि हमने क्या किया था? एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पर ध्यान रखना। हमने जब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करे थे, एक पढ़ा भी था, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करे थे तो केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स यूज करे थे। हाँ, पेस्टिसाइड केमिकल फर्टिलाइजर क्या करे थे? यूज करे थे। अगर यूज नहीं करते तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कैसे बढ़ता? ऑर्गेनिक प्रोडक्शन खाने के लिए तो सेफ है, लेकिन स्लो स्पीड में होता है। इस वजह से हमने देखा भी था ग्रीन रिवॉल्यूशन की एक डिसएडवांटेज थी। जो स्मॉल फार्मर्स थे वो ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा नहीं उठा पाए थे, क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स महंगे थे, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड महंगा था, वो यूज नहीं कर पाते थे। तो किसको फायदा हुआ था? लार्ज फार्मर्स को ही फायदा हुआ था। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या करे थे? यूज करे थे, जिससे वीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, आंसर विल बी बी। समझ आया? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करे थे, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का करने का तरीका चेंज कर दिया था, और तीसरा केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यूज करे थे। तो आंसर विल बी सी पार्ट। आंसर विल बी बी पार्ट 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 28 का ए है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, मतलब ब्रिटिशर्स रूल के टाइम पे, नंबर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर इन अ dilapidated state list any three such indicator that led to the worsening of India's demographic profile। demographic profile याद है? क्या क्या था? हम्म, हाँ, ये देखो, इसका हमारा, एक तो डायलापिडेटेड का मतलब होता है ब्रोकन डाउन। कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे जो इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी वो वर्स हो गई थी। इसमें हम कैसे करेंगे? आंसर हमारा ये होगा कि लो लिटरेसी रेट था। कितना था? लो लिटरेसी रेट था, अच्छा, जिसमें 16% लिटरेसी रेट था, और फीमेल लिटरेसी रेट 16 में से कितना था? सिर्फ 7% था।
दूसरा क्या था, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। कितनी थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी? 32 ईयर्स का एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी था। तीसरा, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, इसको लिख लेना। ये था 218 पर 1000। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 1 साल की एज होने से पहले जो बच्चों की डेथ हो जाती थी, वो था 218 पर 1000। ठीक है, उसके अलावा क्या था, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ये याद है, 48 पर 1000 और 40 पर 1000 था। तो ये ध्यान रखना, ये पूरा आंसर लिखा जाएगा। प्री इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब इंडिपेंडेंस से पहले, कॉलोनियल रूल के टाइम पे ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन था। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में क्या था, रीजनल वेरिएशन था। इसको हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, क्या था इसमें। हम्म, क्या क्या था, पंजाब राजस्थान उड़ीसा, याद आया। पंजाब राजस्थान उड़ीसा, यहाँ पे क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कफोर्स ज्यादा थी। याद कर लो अब, एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कफोर्स ज्यादा थी, और सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में क्या थी, कम थी। याद आया। और उसके अलावा बॉम्बे, अरुणाचल प्रदेश, ये सब था ना, वेस्ट बंगाल, और क्या था, केरला, पक्का। इसमें क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कफोर्स कम थी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में क्या थी, वर्कफोर्स ज्यादा थी। तो यही है रीजनल वेरिएशन। याद आया, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया फ्रॉम अ सबसिस्टेंट फूड ग्रेन इकोनॉमी टू फूड सरप्लस इकोनॉमी, जस्टिफाई करना है। ग्रीन रिवॉल्यूशन से फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ा था, मतलब फूड का सरप्लस हुआ था इंडिया में, है, हुआ था ना। तो इसका आंसर ये ठीक है। अब इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, ये लाइन लिख लो रजिस्टर में, यहाँ से यहाँ तक, फिर मैं इसका आंसर लिखवा रहा हूँ। बिफोर, इसको इस तरह लिखना, बिफोर ग्रीन रिवॉल्यूशन लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, large proportion of agricultural produce was consumed by farmers themselves। पहले फार्मर्स खुद ही क्या करते थे, जो प्रोडक्शन करते थे खुद कंज्यूम करते थे, क्योंकि थोड़ा ही प्रोडक्शन होता था। पहले यहाँ से यहाँ तक लाइन लिखना, उसके बाद नीचे आंसर लिखना। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले फार्मर्स का प्रोडक्शन कम कर पाते थे, वो खुद ही कंज्यूम करते थे, बस नई प्रोडक्शन होता था। इसके बाद इंस्टीड ऑफ बीइंग, इंस्टीड ऑफ बीइंग लिखो, सोल्ड इन मार्केट, इंस्टीड ऑफ बीइंग सोल्ड इन मार्केट। ठीक है, उसके बाद लिखो ग्रीन रिवॉल्यूशन resulted in, green revolution resulted in increase in growth of, increase in growth of कौन सा आउटपुट, एग्रीकल्चरल आउटपुट, इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट। एग्रीकल्चरल आउटपुट क्या हुआ था, इंक्रीज हो गया था। अब जब आउटपुट ज्यादा होगा तो मार्केटेबल सरप्लस होगा, जो मार्केट में सेल कर सकते हैं। इट रिजल्टेड इन अचीवमेंट ऑफ, इट रिजल्टेड इन अचीवमेंट ऑफ मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस वो होता है जिसे हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। प्रोडक्शन बढ़ा तो हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। इट कन्वर्टेड इंडिया, इट कन्वर्टेड इंडिया इनटू अ, इट कन्वर्टेड इंडिया इनटू अ फूड सरप्लस इकोनॉमी।
फूड सरप्लस इकोनॉमी फ्रॉम फूड स्केर्स इकोनॉमी। पहले फूड कम था, फूड स्केर्स इकोनॉमी थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद क्या बन गई? फूड सरप्लस इकोनॉमी।